हेलो स्टूडेंट्स, जो लोग कॉमर्स के हैं और CUET 2023 एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए कॉमर्स में क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग कॉमर्स में अकाउंट्स जो सब्जेक्ट जिनका है डोमेन पेपर में, उनके लिए हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिएगा कि एक एक चैप्टर वाइज हम लोग क्या करेंगे कि हर चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लास लेंगे, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे MCQ कराने वाले, क्योंकि MCQ आपसे पूछेगा। तो इसलिए हम लोग चैप्टर का पहले इंट्रोडक्शन ले लेंगे, हर टॉपिक को समझा देंगे आपको, और उसके बाद उस चैप्टर से रिलेटेड ढेर सारा MCQ करेंगे। कुछ MCQ तो आप किए हुए भी हैं, कुछ आप लोगों से बन भी जाएगा, और कुछ MCQ थोड़ा टफ होगा, स्टैंडर्ड लेवल का होगा, क्योंकि CUET में आपके झारखंड बोर्ड या स्टेट बोर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत कम पूछेगा। आपको थोड़ा सा अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना पड़ेगा, और क्वेश्चन जब हार्ड पूछेगा तो दिक्कत करेगा। इसलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखा जाए उस हिसाब से लगता है कि क्वेश्चन कहीं ना कहीं टफ आएगा, क्वेश्चन आसान नहीं आने वाला है। तो आज उस सिलसिले में हम लोग अकाउंट्स शुरू कर रहे हैं, और अकाउंट्स में हम लोग कंपनी अकाउंट्स से शुरू कर रहे हैं। यानी सबसे पहले हम लोग पूरा कंपनी अकाउंट्स कंप्लीट कर लेंगे। कंपनी अकाउंट्स में हम लोगों को पढ़ना है इशू ऑफ शेयर, फॉरफीचर ऑफ शेयर, फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिबेंचर, और रिडम्पशन हम लोगों को यहाँ नहीं दिया है। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हमारे टॉपिक में ज़्यादातर इंक्लूड नहीं किया है। तो हम लोग ये पूरा इशू ऑफ शेयर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो इशू ऑफ शेयर में सबसे पहले कंपनी अकाउंट्स हम लोगों को पढ़ना होता है, कंपनी के बारे में इंट्रोडक्शन पढ़ना होता है। तो कंपनी के बारे में आप लोग बहुत सारे इंट्रोडक्शन देख चुके हैं, कंपनी के बारे में सब कुछ जानते हैं। तो बेसिकली थोड़ा थोड़ा हम लोग समझा देते हैं कि बताइए, भारत में सबसे पहले कंपनी एक्ट कब पास हुआ था, कंपनी क्या होता है ये सब जानते हैं। कंपनी एक्ट सबसे पहला पास हुआ था 1850 में सबसे पहले, और आज़ादी के बाद पूछेगा तो क्या बताएंगे, 1956 बताएंगे। और अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा चल रहा है, 2013, याद रहेगा। सबसे पहले 1850, आज़ादी के बाद 1956, और अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, 2013। 2013 का कंपनी अधिनियम क्या बोलता है, कंपनी ऐसी संस्था होगी जो कंपनी एक्ट से रजिस्टर्ड होगी। कंपनी इज एन इंस्टीट्यूशन विच इज़ इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी प्रीवियस कंपनी एक्ट। या तो कोई इस कानून से रजिस्टर्ड अपने आप को करा ले, या इससे पहले के किसी कानून से अगर कोई कंपनी अपने आप को रजिस्टर्ड कराती है तो वो संस्था कंपनी कहलाती है। कंपनी की विशेषता क्या है, देखिए एक करके फीचर्स देख लीजिए। कंपनी जा एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कंपनी ग्रुप है लोगों का, एक अकेला व्यक्ति कंपनी नहीं खोल सकता। हालांकि एक अकेला व्यक्ति भी कंपनी खोल सकता है, उसके लिए भी ऑप्शन आप कंपनी एक्ट में आ गया है जिसका नाम है OPC, 1 पर्सन कंपनी। लेकिन यहाँ बोलता है कंपनी जो है एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बहुत सारे लोगों का ग्रुप है। कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन मतलब ये लीगल पर्सन है, कानून से बना हुआ है, और इसको कोई ना कोई व्यक्ति बनाया है, इसलिए कोई इसको आर्टिफिशियल बोलते हैं। तो जब कोई व्यक्ति बनाया उसको आर्टिफिशियल बोलते हैं, और कानून से बना इसलिए लीगल बोलते हैं। सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी कंपनी जो है अपने ऑनर से और मैनेजमेंट दोनों अलग अलग होता है। जबकि बाकी बिजनेस में देखिएगा कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक अलग अलग नहीं माना जाता है। तो यहाँ पे सेपरेट एंटिटी का कॉन्सेप्ट है कि बिजनेस का मालिक और बिजनेस अलग अलग माना जाता है। परपेचुअल सक्सेशन है, कंपनी का लाइफ बहुत लंबा होता है। जब तक कंपनी मरती नहीं, कंपनी जिंदा रहती है। इसके मेंबर आते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, जन्म लेते हैं, मर जाते हैं, लेकिन कंपनी मरती नहीं, कंपनी जिंदा रहती है। इसलिए इसका परपेचुअल सक्सेशन है, अस्थायी अस्तित्व है, बहुत लंबा जीवन है। उसके नीचे लिमिटेड लायबिलिटी, सीमित दायित्व। कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसका लायबिलिटी लिमिटेड होगा। सोल ट्रेड का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, सोल ट्रेड का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है, पार्टनरशिप का लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। कंपनी ऐसा बिजनेस है जिसका लायबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है। तो कंपनी लिमिटेड लायबिलिटी वाला बिजनेस है। कॉमन सील, सार्वभौम मुद्रा, कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जिसमें स्टैंप होता है। पार्टनरशिप में स्टैंप नहीं चलता, पार्टनरशिप में भी हम लोग सिग्नेचर और पार्टनर देते हैं, लेकिन कंपनी में स्टैंप जरूरी है, नेसेसरी है। कंपनी अकेला एक बिजनेस है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ शेयर की फैसिलिटी है। पार्टनरशिप में आप शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, सोल ट्रेड में शेयर ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। अकेला कंपनी ऐसा बिजनेस है जिसमें आप अपने हिस्से को किसी व्यक्ति को बेच सकते हैं, ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कंपनी अकेला बिजनेस है जहाँ पे ऑनरशिप और मैनेजमेंट अलग अलग होता है। अभी तो हम लोग बता चुके हैं सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी मालिक अलग होता है और चलाने वाला अलग होता है कंपनी में। बाकी सोल ट्रेड में क्या होता है, मालिक और नौकर एक ही आदमी होगा। पार्टनरशिप में क्या होगा, मालिक और नौकर एक ही आदमी है, पार्टनर जो है वही मालिक है और वही काम कर रहा है। जबकि कंपनी ऐसा बिजनेस होगा जिसमें मालिक कोई और होगा और काम करने वाला कोई और होगा। मालिक कौन होता है कंपनी का, शेयर होल्डर्स, और काम कौन करता है, डायरेक्टर्स, मैनेजमेंट। तो वो यहाँ अलग अलग होंगे। और कंपनी एक ऐसा बिजनेस है जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये कंपनी का फीचर्स है। अब चलते हैं कंपनी कितने प्रकार की होती है। तो 2 तरह की कंपनी होती है। वैसे यहाँ 3 लिखा हुआ है, हम लोगों को 2 ही पढ़ना है, 2 भी हम लोग को 1 पढ़ना है। तो हम लोग पढ़े हैं कि प्राइवेट कंपनी क्या होता है, पब्लिक कंपनी क्या होता है। बताइए प्राइवेट कंपनी में मिनिमम कितना मेंबर होता है, कम से कम कितना मेंबर होता है। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 और मैक्सिमम कितना मेंबर होता है, याद रखिए मैक्सिमम मेंबर कितना होगा, 200। मिनिमम मेंबर 2 और मैक्सिमम मेंबर 200। और अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो मिनिमम मेंबर कितना है, मिनिमम 7 और मैक्सिमम कितना है, अनलिमिटेड है।
कितना है? अनलिमिटेड। कोई दिक्कत है? मिनिमम 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। अब दूसरा लिखा है 1 पर्सन कंपनी। अगर एक व्यक्ति कंपनी, उसके बारे में तो हम लोग को पढ़ना नहीं, क्योंकि इसमें वो एक ही चाहिए हमको। 1 पर्सन कंपनी में कितना चाहिए? एक चाहिए। अब हम लोग चलते हैं आगे। अब बताइए, इसमें एक और चीज़ लिख लेते हैं। प्राइवेट कंपनी जो है अपने नाम के लास्ट में क्या लगा देता है? PVT LTD। और पब्लिक कंपनी अपने नाम के लास्ट में क्या लगा देता है? LTD। कोई दिक्कत किसी को? इससे पहचान लेंगे। इसमें कम से कम मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? तो मिनिमम डायरेक्टर होता है 2। और इसमें मिनिमम कितने डायरेक्टर होने चाहिए? तो मिनिमम 3 डायरेक्टर इसमें होने चाहिए। कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3। तो ये सब क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ये सब पढ़ना है। MCQ यहाँ से आ सकता है। तो ये सब बात आपको पढ़ के रखना है, अपना कंप्लीट करते जाना है। देखिए अंतर दिया हुआ है सब, इसको सब लोग को पढ़ना है कि प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या अंतर है। तो ये तो अब पढ़े हुए हैं सब, तो आपके पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। पढ़ सकते हैं इसको पढ़ने के लिए हम छोड़ देते हैं। आराम से बैठ के सारा का सारा PDF में लिखा रहेगा, और ये PDF आपके एप्लीकेशन में डाला रहेगा, जो बच्चे एप्लीकेशन में जुड़े हैं। अब हम लोग चलते हैं MCQ क्वेश्चन। तो चलिए कुछ MCQ क्वेश्चन बेसिक कॉन्सेप्ट से देख लेते हैं। सबसे पहला MCQ क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देखो हमने यहाँ आंसर करके दिया हुआ है, क्योंकि ये PDF ना एप्लीकेशन में अपलोड होगा, इसलिए हम आंसर करवा दिए हैं, ताकि बच्चा अगर एप्लीकेशन में खुद से पढ़ रहा है तो उसको पता चले कि सही आंसर क्या है। तो देखिए सबसे पहले लिखा है अ कंपनी हैज़, कंपनी क्या होता है? सेपरेट लीगल एंटिटी, बिल्कुल सही, अभी पढ़ चुके। परपेचुअल एग्जिस्टेंस, वो भी पढ़ चुके। लिमिटेड लायबिलिटी, वो भी पढ़ चुके। इसका सही जवाब क्या होगा? ऑल ऑफ दी। वैसे सही जवाब तो कलर किया हुआ है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा एक बार रिपीट कर लेते हैं। दूसरा बोलता है शेयर होल्डर कौन है? शेयर होल्डर कस्टमर है कंपनी का, मालिक है कंपनी का, क्रेडिटर है। तो शेयर होल्डर क्या होता है? ऑनर ऑफ द कंपनी होता है। कंपनी का क्या होता है? मालिक होता है। अब उसके आगे चलते हैं हम लोग। इसका शुरू वाला ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा टफ करेगा। हु आर द रियल ओनर ऑफ कंपनी? अभी फिर देखिए वही क्वेश्चन पूछ दिया। रियल ओनर कौन होगा? शेयर होल्डर। अभी तो पढ़े, कौन होगा? शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर होल्डर रियल ओनर होता है। अ कंपनी इज क्रिएटेड बाई, बताइए कंपनी किससे क्रिएट होता है? कंपनी के कानून से क्रिएट होता है। अब पार्टनरशिप के कानून से तो कंपनी बन नहीं सकता। आगे लिखा है एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से क्रिएट होता है तो उसको कंपनी ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? कंपनी। अगर कोई आर्टिफिशियल पर्सन है जो लॉ से क्रिएट हो रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं। उसको कंपनी के नाम से हम लोग जानते हैं। द लायबिलिटी ऑफ मेंबर ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी में जो सदस्य होते हैं उनका लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड होता है कि अनलिमिटेड होता है? लिमिटेड होता है। सदस्यों का लायबिलिटी क्या होता है? लिमिटेड। बोलता है लायबिलिटी ऑफ अ शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू, कितने रुपए तक लिमिटेड होता है लायबिलिटी? फेस वैल्यू। मान लीजिए 10 रुपये का शेयर है, तो मेरा देनदारी जो बनता है 10 रुपये में बनता है। 10 रुपये से हम चवनी ज़्यादा नहीं देंगे। बोलता है कि अगर मान लीजिए हम शेयर खरीदे किसी कंपनी में, 10 रुपये का एक शेयर है, तो कितना हम दे सकते हैं? 10 रुपये। उससे ज़्यादा कंपनी मांगेगी तो नहीं देंगे। तो फेस वैल्यू जो रहता है ना, एक शेयर का जो कीमत रहता है उतने रुपये तक का ही लायबिलिटी रहता है एक कंपनी में। 8 नंबर में बोलता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ प्राइवेट कंपनी। अभी हम लोग बता चुके हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर कितना है प्राइवेट कंपनी में? 200। डिबेंचर बोलते कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स विच इज कॉल्ड। अगर हम पूरे कंपनी के पूंजी को छोटे छोटे हिस्से में बांट देते हैं तो एक हिस्सा क्या कराता है? शेयर। शेयर होल्डर रिसीव्स फ्रॉम द कंपनी, शेयर होल्डर कंपनी से क्या लेता है? इंटरेस्ट लेता है, कमीशन लेता है, प्रॉफिट लेता है, डिविडेंड लेता है? डिविडेंड। और डिवेंचर होल्डर क्या लेता है? इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर कैन नॉट बी इशूड फॉर द पर्पस ऑफ, इसमें से कौन से पर्पस के लिए इक्विटी शेयर जारी नहीं किया जा सकता है? पैसा लाने के लिए जारी करते हैं, किसी संपत्ति को खरीदने के लिए जारी करते हैं, डिबेंचर को रिडम्पशन करने के लिए जारी करते हैं, लेकिन हम डिविडेंड बांटने के लिए कभी भी इक्विटी शेयर जारी नहीं करते। याद रखिएगा, ये नया चीज़ है। इक्विटी शेयर किसके लिए जारी नहीं किया जा सकता? तो इक्विटी शेयर इसके लिए जारी हो सकता है, पैसा लाने के लिए करते हैं, वो तो हमेशा करते हैं। हम किसी एसेट को खरीदते हैं उसके लिए करते हैं। डिबेंचर को पेमेंट करने के लिए भी हम लोग करते हैं। ये आप नहीं पढ़े होंगे, डिबेंचर का रिडम्पशन करने के लिए भी हमको इक्विटी शेयर बेचना पड़ता है, लेकिन कभी भी हम डिविडेंड देने के लिए इक्विटी शेयर नहीं बेचते। लाभ बांटने के लिए पूंजी कर्जा लेंगे, फिर यही हाल हो गया कि कर्ज लेके लाभ बांटो, तो सर कर्ज चुकाएंगे कैसे? आगे बोलता है कंपनी में इशू, कंपनी कौन कौन सा शेयर इशू कर सकती है? इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, बोथ और नन ऑफ दिस। कंपनी कौन सा शेयर इशू कर सकते हैं? इक्विटी एंड प्रेफरेंस दोनों ना इशू कर सकती है, दोनों शेयर कंपनी इशू कर सकती है, इक्विटी शेयर भी और प्रेफरेंस शेयर भी। अब बताइए कंपनी कैन नॉट इशू, एक कंपनी इसमें से कौन सा इशू नहीं कर सकती? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कर सकती है? कर सकती है। रिडीमेबल ठीक है, फुली कन्वर्टर कर सकती है। ये तो हम लोग पढ़े ही नहीं, तो होता क्या ये? रिडीमेबल इक्विटी शेयर होता ही नहीं है। इक्विटी शेयर का कोई टाइप्स ही नहीं होता है, इसलिए रिडीमेबल इक्विटी शेयर जब होता ही नहीं है तो कंपनी जारी नहीं कर सकती। रिडीमेबल इक्विटी शेयर होता ही नहीं कुछ। टू होम डिविडेंड इज गिवन एट अ फिक्स रेट,
किसको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है, इक्विटी शेयर को या प्रेफरेंस शेयर को या डिवेंचर। डिवेंचर को तो इंटरेस्ट ना मिलता है और इसको कुछ नहीं मिलता है, तो इसको प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जिसको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर है जिसको फिक्स रेट से डिविडेंड दिया जाता है। आगे लिखा है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैव। प्रेफरेंस शेयर होल्डर इसमें से क्या रखता है, प्रेफरेंस शेयर क्या रखता है बताइए, प्रेफरेंशियल राइट रखता है कि जब पूंजी कंपनी समाप्त होगी तो उसको लाभ पहले मिलेगा, उसको पूंजी पहले मिलेगा। देखिए लिखा है प्रेफरेंशियल राइट एज टू डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। कंपनी के समापन के समय पूंजी और लाभांश पहले प्राप्त करने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर के पास है। एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन पहले पूंजी और पहले लाभांश प्राप्त करने का अधिकार प्रेफरेंस शेयर के पास है। ये सब प्रेफरेंस शेयर के पास नहीं है कि आपको डिविडेंड केवल मिलेगा पहले, ऐसा नहीं, पूंजी भी पहले मिलेगा। मैनेजमेंट में बैठने का राइट नहीं है आपका, और रीपेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन केवल नहीं मिलेगा, आपको दोनों चीज़ मिलेगा, डिविडेंड भी पहले मिलेगा, पूंजी भी पहले मिलेगा। तो इसलिए हम लोग ऑप्शन इसका डी सही मानेंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, द शेयर ऑन विच देयर इज नो एनी प्री फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इज डिसाइडेड बट द रेट ऑफ डिविडेंड इज फ्लक्चुएटिंग एवरी ईयर अकॉर्डिंग टू द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सच शेयर आर कॉल्ड। बोलता है जिस शेयर पर कोई डिविडेंड का रेट पहले से डिसाइडेड नहीं होता है, जिस शेयर का लाभांश का दर पहले से निश्चित नहीं होता है, जिसका लाभांश का दर परिवर्तित रहता है, ये जितना प्रॉफिट कमाया जाता है उसके आधार पर निर्भर करता है, तो ऐसे शेयर को कौन सा शेयर बोलते हैं, ऐसे शेयर को इक्विटी शेयर बोलते हैं जिसका रेट ऑफ डिविडेंड पहले से नहीं रहता है। प्रॉफिट ज़्यादा कमाएगी कंपनी तो ज़्यादा देगी, प्रॉफिट कम कमाएगी तो कम देगी। अगला है प्रेफरेंस शेयर। देखिए क्वेश्चन लंबा है। प्रेफरेंस शेयर इन केस द होल्डर्स ऑफ दीज हैव अ राइट टू कन्वर्ट दियर प्रेफरेंस शेयर इनटू इक्विटी शेयर एट दियर ऑप्शन अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू सच शेयर आर कॉल्ड। बोलता है अगर किसी प्रेफरेंस शेयर को, ध्यान दीजिएगा, अगर किसी प्रेफरेंस शेयर को या इसके धारक को जारी करने की शर्तों के अनुसार अपने विकल्प पर प्रेफरेंस शेयर इक्विटी शेयर के में परिवर्तित करने का अधिकार दिया जाता है, तो ऐसे प्रेफरेंस शेयर को कौन सा प्रेफरेंस, मतलब जब प्रेफरेंस शेयर आप खरीद रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर जब खरीद रहे हैं उस समय प्रेफरेंस शेयर को अगर इक्विटी शेयर में बदलने का ऑप्शन लेना है तो कौन सा प्रेफरेंस शेयर खरीदना होगा। एक प्रेफरेंस शेयर को अपने को इक्विटी शेयर में बदलना है, यानी प्रेफरेंस शेयर को कन्वर्ट करना है इक्विटी शेयर में, तो उसे कौन सा प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहिए। 8 तरह का प्रेफरेंस शेयर होता है ना, तो 8 में से कौन सा खरीदना चाहिए, तो 8 में से उसे क्या खरीदना चाहिए, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, तभी ना कन्वर्ट होगा। नॉन कन्वर्टेबल खरीद लीजिएगा तो कभी कन्वर्ट नहीं होगा, कभी जीवन में आप कन्वर्ट हो ही नहीं सकते इक्विटी में। तो अगर आप चाहते हैं कि आपने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है और आप इक्विटी शेयर में बदलना चाहते हैं, तो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर में जाने के लिए आपको कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदना होगा। क्या खरीदना होगा, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदना होगा। कोई दिक्कत किसी को। 18 अ प्रेफरेंस शेयर विच डज नॉट कैरी द राइट ऑफ शेयरिंग इन सरप्लस प्रॉफिट इज कॉल्ड। कौन सा ऐसा प्रेफरेंस शेयर है जिसे किसी हालत में कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल सकता। तो देखिए नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है। ये क्या होता है, इसका उल्टा होता है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस का शेयर को हिंदी में बोलते थे भाग युक्त, यहाँ थोड़ा सा गैर भागीदारी लिख दिया, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे कंपनी के लाभ में भी हिस्सा लेने का अधिकार था उसको बोलते थे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ऐसा प्रेफरेंस शेयर जिसे कंपनी के लाभ में भी हिस्सा लेने का अधिकार था उसे बोलते थे पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। और उसका उल्टा है कि अभागयुक्त नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर ऐसे प्रेफरेंस शेयर होंगे जिनको किसी हालत में कंपनी के प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिल सकता। आगे लिखा है विच शेयर होल्डर हैव अ राइट टू रिसीव द एरियर ऑफ डिविडेंड फ्रॉम द फ्यूचर प्रॉफिट। कौन ऐसा शेयर होल्डर है जिसे मतलब फ्यूचर में अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है तो पीछे का बकाया लाभांश उसको प्राप्त हो जाएगा। यानी कौन सा ऐसा शेयर इसमें है, शेयर खरीदना चाहिए प्रेफरेंस शेयर में। प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स में लिखा है कि कौन सा इसमें प्रेफरेंस शेयर खरीदना चाहिए जिसमें अगर कंपनी को पीछे के कोई लाभ नहीं मिला है तो उसका लाभ जोड़ के एक साथ मिल जाएगा, उसको कौन सा प्रेफरेंस शेयर बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्युमुलेटिव मतलब जितना डिविडेंड आपका है, जितना लाभांश आपका सब जमा होते जाता है और सारा लाभांश जमा होकर एक साथ मिल जाता है। अगर आप क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर खरीदते हैं तो सारा लाभांश जमा होकर एक साथ आपको मिल जाएगा, इसको बोलते हैं क्युमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। सब पढ़ाया गया आपको। आगे कि विच शेयर होल्डर आर रिटर्न्ड दियर कैपिटल आफ्टर सम स्पेसिफिक टाइम। इसमें से कौन सा ऐसा प्रेफरेंस शेयर, कौन सा ऐसा शेयर है जिसे एक समय के बाद पैसा वापस कर दिया जाएगा।
तो कौन सा प्रेफरेंसर को पैसा वापस होता है? रिडीमेबल। रिडीमेबल तो क्या होता है? रिडीम कर देना, चुका देना। तो अगर आप रिडीमेबल प्रेफरेंसर खरीदेंगे तो एक समय के बाद आपका पैसा वापस हो जाएगा। द फॉलोइंग स्टेटमेंट अप्लाई टू इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स विच वन ऑफ देम अप्लाइज ओनली टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए अप्लाई होता है? तो पढ़िए। फर्स्ट, शेयर होल्डर्स रिस्क द लॉस ऑफ इन्वेस्टमेंट। नहीं, क्या जो है शेयर होल्डर अगर मान लीजिए कहीं पे लॉस हो रहा है तो वो उसका जोखिम उठाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शेयर होल्डर बियर द रिस्क ऑफ नो डिविडेंड इन द इवेंट ऑफ लॉसेस। बिल्कुल। तीसरा है शेयर होल्डर यूजुअली हैव द राइट टू वोट। बिल्कुल सही है। पहला तीनों सही है। हम लोगों को लिखना है डिविडेंड आर यूजुअली गिवन एट द सेट अमाउंट इन एवरी फाइनेंशियल ईयर। ये गलत है। डिविडेंड आपको एकदम फिक्स अमाउंट हर साल नहीं मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं प्रॉफिट होगा तो नहीं मिलेगा। 22 नंबर में बोलता है अनलेस अदरवाइज, ठीक है, स्टेटेड अ प्रेफरेंस शेयर इज ऑलवेज डीम्ड टू बी। बोलता है जब तक यह अन्यथा ना कहा गया हो प्रेफरेंस शेयर कैसा होता है। अगर कुछ ना बोला हो क्वेश्चन में तो कौन सा प्रेफरेंसर होता है? तो प्रेफरेंसर अगर कुछ नहीं बोला हो तो कुमुलेटिव होता है, नॉन पार्टिसिपेटिंग होता है, नॉन कन्वर्टेबल होता है। कुछ ना बोला जाए तो इसी तरह का प्रेफरेंसर हमेशा मिलेगा। नॉमिनल कैपिटल इज, किसे नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है? ऑथराइज्ड को, इशूड को, किसको? नॉमिनल कैपिटल बोला जाता है ऑथराइज्ड कैपिटल को। किसको बोला जाता है? ऑथराइज्ड कैपिटल। ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम यहाँ बोलते हैं द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल विच अ कंपनी इज ऑथराइज्ड। तो ऑथराइज्ड कैपिटल को ही हम लोग दूसरे नाम में क्या बोलते हैं? नॉमिनल कैपिटल। 24 में है सब्सक्राइब्ड कैपिटल। किसको बोलते हैं? ऐसा पूंजी जो जनता द्वारा खरीद लिया जाता है। पढ़िए कहाँ पे लिखा है, देखिए लिखा है दैट पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल विच हैव बीन एक्चुअली सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। ऐसा पूंजी जिसे जनता द्वारा खरीद लिया जाता है, कौन सा पूंजी कहते हैं? प्रार्थित पूंजी कहते हैं। कौन सा पूंजी कहते हैं? प्रार्थित पूंजी कहते हैं। ऐसे पूंजी, ऐसे कैपिटल जिसे जनता द्वारा खरीद लिया जाता है प्रार्थित पूंजी के नाम से जानते हैं, सब्सक्राइब्ड कैपिटल के नाम से जानते हैं। 25 बोलता है द पोर्शन ऑफ कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी इज कॉल्ड। ऐसा कौन सा पूंजी है जिसे कंपनी अपने समापन के समय ही मांग सकती है, दूसरे समय में नहीं मांग सकती? कौन सा ऐसा पूंजी है जिसे कंपनी सिर्फ समापन, यानी जब कंपनी बंद होगी ना तभी उस पूंजी को मांगा जा सकता है, उससे पहले उस पूंजी को नहीं मांगा जा सकता? ऐसा कौन सा पूंजी है? तो इसको हम लोग रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। वो बचा के रखा जाता है कि अगर कंपनी कल हो की स्थिति खराब हो गया तो एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी के समापन के समय ये पैसा मांगा जा सकता है, जिसका नाम क्या है? रिजर्व कैपिटल। कोई दिक्कत किसी को? तो रिजर्व कैपिटल का इस्तेमाल कब होता है? जब कंपनी बर्बाद होने को स्थिति में आती, बंद होने के कगार पर आती, तब ये पूंजी मांगा जाता है। तो रिजर्व कैपिटल बचा रहता है। अच्छा, कैसे निकलता है रिजर्व कैपिटल? रिजर्व कैपिटल कैसे निकलता है? तो ध्यान दीजिएगा, रिजर्व कैपिटल का मतलब क्या है कि जो पूंजी आप मांगे ही नहीं जनता से, वो बचा के रखेगा। जब हमारा कंपनी बंद होगा या खराब स्थिति में आएगा तब हम उस पैसे को मांगेंगे, उसको रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। आगे क्या लिखा है? कैपिटल इंक्लूडेड इन द टोटल ऑफ बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी। बताइए कौन सा कैपिटल है जो बैलेंस शीट में लिखा जाता है? इशूड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल या कॉल्ड अप कैपिटल? सब्सक्राइब्ड कैपिटल। बैलेंस शीट में कौन सा कैपिटल लिखा जाता है? सब्सक्राइब्ड। आप देखिएगा बैलेंस शीट बनाए होंगे तो सब्सक्राइब्ड कैपिटल वहाँ लिखते थे, इशूड भी लिखते थे, ऑथराइज भी लिखते थे, लेकिन ऑथराइज का अमाउंट पैक रहता था, बंद रहता था। ऑथराइज भी बंद रहता था, इशूड भी बंद रहता था। वहाँ पे हम लोग क्या लिखते थे? सब्सक्राइब कैपिटल लिखते थे। आगे लिखा है कि डॉट 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 इज ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिजर्व। इसमें से कौन है जिसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? इसमें से किसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा? तो सबसे पहले क्या लिखा है? प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट, ये ट्रांसफ़र नहीं होगा। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर, ये भी ट्रांसफ़र नहीं होगा। प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, सॉरी, ये सब ट्रांसफ़र होगा ना। कैपिटल रिजर्व में कौन सा अमाउंट ट्रांसफ़र होता है? जो कैपिटल प्रॉफिट होता है, पूंजी लाभ होता है। पूंजी लाभ मतलब क्या? ऐसा लाभ जो कभी कभी होने वाला है। ध्यान दीजिएगा, जो कभी कभी होने वाले लाभ होते हैं उसको कहाँ लिखा जाता है? कैपिटल रिजर्व में। तो कभी कभी होने वाला लाभ कौन है? देखिए तो इसमें प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिक्स एसेट बेचने से लाभ होना। क्या हर बार जब भी फिक्स एसेट बेचेंगे लाभ होगा क्या? नहीं। तो अगर कभी फिक्स एसेट को बेचने से कोई लाभ हो गया तो उसको हम लोग कहाँ लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व में। क्या लगता है? प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर। हर बार आप अपना शेयर प्रीमियम में बेचेगा, ये भी बार बार नहीं होने वाला। ऐसा प्रॉफिट जो बार बार नहीं होता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। और कैपिटल प्रॉफिट से क्या बनता है? कैपिटल रिजर्व। अच्छा, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर, जब भी फॉरफिट करेंगे प्रॉफिट ही होगा? नहीं। तो ऑल ऑफ दीज, तो इसलिए ये तीनों ऐसे प्रॉफिट्स हैं, तीनों ऐसे लाभ हैं जो कि बार बार होने वाले नहीं हैं, और ये तीनों कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं?
कैपिटल रिजर्व में। ये क्या कहलाते हैं? कैपिटल प्रॉफिट कहलाते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट को हम लोग कहाँ पे लिखते हैं? कैपिटल रिजर्व में लिखते हैं। कोई दिक्कत किसी को? रिजर्व कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज, रिजर्व कैपिटल को किस नाम से जानते हैं? तो रिजर्व कैपिटल का कोई दूसरा नाम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो ऑल नन ऑफ दिस। रिजर्व कैपिटल का कोई दूसरा नाम है नहीं। तो रिजर्व कैपिटल इज, रिजर्व कैपिटल क्या है? सब्सक्राइब कैपिटल नहीं, कैपिटल रिजर्व नहीं, अनकॉल्ड अप कैपिटल नहीं, पार्ट ऑफ अनकॉल्ड अप कैपिटल विच मे बी कॉल्ड ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ऐसा पूंजी जिसे मांगा ही नहीं गया है। अब जैसे देखिएगा, आप लोग पढ़ते होंगे कि 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है और कॉल्ड 8 रुपये। यहाँ देखिए, आप पढ़ते थे कि 10,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है और 8 रुपये मांगा गया। तो 2 रुपये जो नहीं मांगा गया उसी को हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। जो पूंजी मांगा ही नहीं गया, कब मांगा जाएगा 2 रुपये? बोले जब हमारी कंपनी की स्थिति बहुत ख़राब होगी तब हम आपसे 2 रुपये मांगेंगे। तो ऐसी पूंजी जो जनता से मांगी ही नहीं गई है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। ऐसी पूंजी जिसे जो जनता से नहीं मांगी गई है उसको कौन सा कैपिटल बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल बोलते हैं। आगे लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट रिलेटेड टू रिजर्व कैपिटल। इसमें से कौन सा ऐसा है जो रिजर्व कैपिटल से रिलेटेड नहीं है? तो पहला है इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनकॉल्ड कैपिटल, बिल्कुल सही है, जो नहीं मांगा गया। इट कैन नॉट, मतलब इसे कंपनी के जीवन काल में कभी नहीं मांगा जा सकता, ये भी सही है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल, ये भी सही है। तो ये गलत होगा। इट कैन बी यूज्ड फॉर राइटिंग ऑफ कैपिटल लॉसेस, कैपिटल लॉसेस को इस्तेमाल करने के लिए इसका, कैपिटल लॉसेस को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये सिर्फ उस समय मांगा जा सकता है जब कंपनी बंद होने की कगार पर हुई। अन्य एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी, किसी कंपनी के समापन के समय जो पूंजी मांगी जाएगी उस पूंजी को हम लोग बोलते हैं रिजर्व कैपिटल। आगे लिखा है इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी अंडर द हेडिंग शेयर कैपिटल एट द लास्ट इज सोन। इसमें से कौन सा सबसे लास्ट में दिखेगा? समझ में क्वेश्चन क्या बोला? जब आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाते हैं तो शेयर कैपिटल में सबसे नीचे कौन सा अमाउंट दिखता है? यानी किसका अमाउंट आप बाहर करते हैं शेयर कैपिटल में? अगर आप कंपनी का बैलेंस शीट बनाते तो बताइए किसका अमाउंट बाहर करते थे? सबसे पहले लिखते तो ऑथराइज, अंदर में अमाउंट रहता था, मतलब यहाँ बाहर रहता था लेकिन पैक रहता था। फिर लिखते थे इशूड, ये भी पैक रहता था। तो बाहर किसका करते थे? सब्सक्राइब्ड कैपिटल का बाहर करते थे। याद है किसका बाहर करते थे? सब्सक्राइब। सब्सक्राइब में भी यहाँ पे सब्सक्राइब लिख लेते थे, फिर कॉल सीनियर माइनस करते थे और माइनस करके बाहर करते। तो वही यहाँ पूछा जा रहा है कि किसका पैसा आप कंपनी के बैलेंस शीट में बाहर कर देते हैं। बताइए, आप लोग कंपनी पढ़े भी हैं और एग्ज़ाम भी लिखे हैं, लेकिन जो क्वेश्चंस का लेवल है वो थोड़ा सा घुमाने वाला है, सोचना पड़ेगा, इतना जल्दी नहीं मार सकते। और आपका जो स्टेट बोर्ड में चाहे जैक बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड में जो एग्ज़ाम हो रहा था वो उसमें क्वेश्चन आसान पूछा जा रहा था। ये क्वेश्चन लॉजिकल है, थोड़ा समझना पड़ेगा, नहीं समझेंगे आप नहीं मार पाएंगे। और क्वेश्चन ऐसे ही लेवल से पूछेगा, इसलिए क्वेश्चन हम दे रहे हैं स्टैंडर्ड लेवल का कि आप इसको पढ़िए ज़्यादा से ज़्यादा। ये बहुत बच्चे घमंड में रहेंगे कि हम तो 12th में पढ़ लिए तो चकमा खाएंगे। वहाँ क्वेश्चन का लेवल ऐसा रहेगा कि उनके बस की बात नहीं, वो नहीं समझ पाएंगे, इसीलिए अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट सोन अंडर द हेडिंग ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें से कौन है जिसे शेयर कैपिटल के हेड में नहीं दिखाते बैलेंस शीट में? थोड़ा पढ़िए, कौन ऐसा है जिसे बैलेंस शीट बनाते समय शेयर कैपिटल के हेड में नहीं दिखाते हैं? ऑथराइज को दिखाते हैं, इशूड को भी दिखाते हैं, सब्सक्राइब को दिखाते हैं, लेकिन रिजर्व कैपिटल को नहीं दिखाते। बैलेंस शीट बनाते समय रिजर्व कैपिटल को नहीं दिखाते और दिखाना भी नहीं है। रिजर्व कैपिटल इज अ पार्ट ऑफ किसका पार्ट है? अनकॉल्ड अप कैपिटल का। किसका पार्ट है? अनकॉल्ड अप कैपिटल का। तो ये तीनों तो हो ही नहीं सकता है। अनकॉल्ड अप कैपिटल देखिए लिखा है कैपिटल टू बी कॉल्ड ओनली ऑन द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। ऐसी पूंजी जिसे कंपनी के समापन के अलावा किसी और समय में मांगी नहीं जाएगी जो पूंजी, उस पूंजी को हम लोग कौन सा कैपिटल बोलते हैं? रिजर्व कैपिटल। रिजर्व कैपिटल कंपनी के समापन के अलावा किसी और शर्त में नहीं मांगा जा सकता। 34 पढ़िए क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें से कौन सा सही है? ऑथराइज कैपिटल इक्वल टू इशूड कैपिटल, ये तो गलत है। मान लिए ऑथराइज जितना रहता है सब इशू हो जाता है, नहीं कम इशू होता है। ऑथराइज कैपिटल ज़्यादा होगा और इशूड कैपिटल कम होगा। ऑथराइज कैपिटल किसी कंपनी का ज़्यादा होगा और इशूड कैपिटल कम होगा, ये तो सही लग रहा है। ऑथराइज हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, इशूड क्या होना चाहिए? कम। अच्छा नीचे दो पढ़े लीजिए, पेड अप कैपिटल ज़्यादा होगा और इशूड कैपिटल कम होगा, ऐसा हो सकता है? जितना बेच रहे हैं उससे ज़्यादा चुका दिया, ऐसा तो नहीं हो सकता। हाँ ज़्यादा खरीदने के लिए अप्लाई कर सकता है, लेकिन पैसा कैसे दे देगा वो?
उसके आगे क्या है, नन ऑफ द एबव हो नहीं सकता, तो बी हिसाब सही है। अब लिखा है ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज मेंशन्ड इन, बताइए ऑथराइज कैपिटल किसी कंपनी का कहाँ लिखा होता है? किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कहाँ पे लिखा रहता है? कहाँ आपको पता चलेगा कि किसी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल क्या है? तो किसी भी कंपनी का ऑथराइज कैपिटल कहाँ लिखा रहता है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, इसी में लिखा रहता है ऑथराइज कैपिटल ऑफ कंपनी। आप पढ़े होंगे मेमोरेंडम, उसमें सबसे पहले लिखा है कैपिटल क्लाउज, और कैपिटल क्लाउज में उसको लिखना पड़ता है कि ऑथराइज कैपिटल कितना होगा। तो कैपिटल क्लाउज में लिखा जाता है ऑथराइज कैपिटल ऑफ अ कंपनी, एक कंपनी की अधिकृत पूंजी कितनी होगी, तो ये लिखा रहता है। अब लिखा है कि इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर द लॉक पीरियड इन इज़, अगर आप अपने शेयर का प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो कितने साल तक लॉक पीरियड रहता है, मतलब कितने साल तक वो शेयर बेच नहीं सकते हैं, कितने साल तक लॉक पीरियड है। प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब शेयर बेचने के अलग अलग तरीके, जनता को भी बेच सकते हैं, प्राइवेट बेच सकते हैं। तो प्राइवेट प्लेसमेंट का मतलब है कि अगर आप शेयर किसी गिने चुने लोगों को बेचते हैं, अगर कोई कंपनी अपना शेयर गिने चुने लोगों को बेचती है तो इसको बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। जैसे धोनी को भेज दिया, सलमान खान को ऑफ़र कर दिया, सचिन तेंदुलकर को ऑफ़र कर दिया, बस बोले जनता को नहीं बेचेंगे, जनता बहुत आता है और 1 करोड़ शेयर होल्डर हो जाता है, ये 10-10 लाख शेयर होल्डर हो जाता है, उतना शेयर होल्डर को कौन संभालेगा? हम गिने, पैसा ही ना चाहिए हमको, तो या तो जनता से मांगे 10-10 रुपये करके, या गिने चुने लोगों से करोड़ों में मांग ले। तो अगर कोई कंपनी गिने चुने लोगों से करोड़ों करोड़ उठा लेती है, जनता से पैसा नहीं लेती है, तो ऐसे शेयर इशू को हम लोग बोलते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर, अंशों का निजी हस्तांतरण। तो इसमें 3 साल का लॉक पीरियड होता है, मतलब अगर आपने गलती से पैसा लगा दिया तो 3 साल से पहले आप उसको बेच नहीं सकते। कोई दिक्कत है? लॉक पीरियड कितने साल का होगा? 3 साल का। किसके लिए? प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर के लिए। इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर एंड कंपनीज डज नॉट इन्वाइट द जनरल पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर इट दैट इन दैट केस कंपनी इंस्टीड ऑफ इशूइंग प्रोस्पेक्टस। बोलता क्या है? ये अगर कोई कंपनी अपने शेयर को बेचने से पहले, शेयर इशू करने से पहले प्रोस्पेक्टस नहीं जारी कर पाती है, तो प्रोस्पेक्टस नहीं जारी करने के बदले में उसे कौन सा प्रोस्पेक्टस जारी करना चाहिए या कौन सा पेपर जारी करना चाहिए? मानी कंपनी शेयर बेच रही है, तो शेयर बेच रही है तो शेयर बेचने से पहले प्रोस्पेक्टस जारी करना पड़ता है पब्लिक कंपनी को। अगर प्रविवरण जारी आप नहीं करते हैं, प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करते हैं, तो ऐसे केस में कंपनी को कौन सा डॉक्यूमेंट जारी करना पड़ेगा? तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई कंपनी अपना प्रोस्पेक्टस या प्रविवरण जारी नहीं करती है तो उसे उसके बदले में जो प्रोस्पेक्टस के जगह पे जारी करना पड़ता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के स्थान पर दिया गया विवरण, ये जारी करना पड़ेगा। अगर कोई कंपनी शेयर जारी करने से पहले अपना प्रविवरण जारी नहीं करती, प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करती है, तो उसके जगह पे, प्रोस्पेक्टस के जगह पे उसे क्या जारी करना पड़ेगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस के स्थान पर एक विवरण बनता है, स्टेटमेंट बनता है, और वो स्टेटमेंट उसे जारी करना पड़ेगा। फिर से सुनिएगा, अगर कोई कंपनी शेयर बेचने से पहले, हालांकि हर कंपनी को शेयर बेचने से पहले अपना प्रोस्पेक्टस जारी करना है, प्रविवरण जारी करना है, अगर नहीं जारी करता है तो इसका मतलब है कि उसके जगह पे वो क्या जारी करेगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करेगा। और इसके बगैर अगर स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी नहीं करता है तो कंपनी अपना शेयर नहीं बेच सकता, यानी इसके बगैर कोई भी कंपनी अपना शेयर नहीं बेच सकती, याद रखिएगा। इसलिए प्रोस्पेक्टस इन ल्यू ऑफ स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करना जरूरी है। अगर कोई कंपनी अपना शेयर बेचने को तैयार है और उसका प्रोस्पेक्टस बन के रेडी नहीं है तो वो व्यक्ति क्या करेगा? स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस जारी करके और अपना शेयर बेच सकता है। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, ये कौन सी कंपनी के लिए जारी करना अनिवार्य है? पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी को जारी करना अनिवार्य है? पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी कभी भी जारी नहीं करता है। प्राइवेट कंपनी कैसे शेयर बेचता है? एक प्राइवेट कंपनी जैसे ही उसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है, प्राइवेट कंपनी अपना शेयर इशू कर देता है। प्राइवेट कंपनी रजिस्ट्रेशन के बाद किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन पब्लिक कंपनी को रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद कमेंसमेंट सर्टिफिकेट यानी व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता होती है। और जब वो व्यवसाय प्रारंभ करने का प्रमाण पत्र ले लेता है तब वो प्रोस्पेक्टस जारी करता है। मान लीजिए उसमें प्रोस्पेक्टस रेडी नहीं हो पाया, तो प्रोस्पेक्टस रेडी अगर नहीं है आपके पास और आप शेयर बेचना चाहते हैं तो आप ये डॉक्यूमेंट्स बना के भी शेयर बेच सकते हैं, जिनका नाम है स्टेटमेंट इन ल्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस, यानी प्रोस्पेक्टस के स्थान पर दिया गया विवरण। आगे लिखा है इन केस ऑफ प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर टू रेज द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज कैपिटल अ कंपनी। बोलता है कि अगर आप प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर करते हैं तो पूंजी कहाँ से लाया जाता है? बताओ जी, कुछ गिने चुने लोगों को हम शेयर बेच रहे हैं तो क्या लगता है जनता को आमंत्रण कर रहे हैं? तो देखिए क्या लिखा है,
जनता को आमंत्रण कर रहे हैं? काहे का जनता को करेंगे? हमको जनता से पैसा नहीं लाना, कुछ गिने चुने, मतलब जिस वो पैसे वाला आदमी है ना, 4-5 आदमी को पकड़ रहे हैं, भैया आप 10-10 करोड़ रुपये दे दीजिएगा, मेरा हो जाएगा 100 करोड़। 10 आदमी को पकड़ लिए, 10-10 करोड़ रुपये ले लिए, 100 करोड़ आ गया। क्या चवन्नी अठन्नी खेलेंगे? उससे अच्छा बड़े बड़े लोगों को पकड़ते हैं। तो अगर कोई प्राइवेट प्लेसमेंट करता है, यानी अपने शेयर को किसी प्राइवेट व्यक्ति को बेचता है, पब्लिकली नहीं बेचता है, यानी जनता को नहीं बेचता है, तो ऐसे में वो क्या कर सकता है? यहाँ साफ यही ना नहीं होगा, डज नॉट इन्वाइट द पब्लिक, वो जनता को इन्वाइट ही नहीं करेगा, जनता को बेचेगा ही नहीं। तो कुछ कंपनियां प्राइवेट प्लेसमेंट करती है डायरेक्ट, ठीक है, बड़े बड़े लोगों को बेच के अपना पूंजी लाती है, और कुछ कंपनियां जो है वो पब्लिक प्लेसमेंट करती है, यानी जनता को बेचती है। उसके आगे क्या लिखा है? शेयर इश्यूड बाय ए कंपनी टू इट्स एम्प्लॉई। अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर देती है, और डायरेक्टर, अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय या डायरेक्टर को शेयर देती है, तो उसको क्या बोलेंगे? किसके बदले में देती है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बदले में। अगर कोई कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को या अपने डायरेक्टर को, या है ना, अगर कोई शेयर उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के बदले में देती है, तो उस शेयर को कौन सा शेयर बोलते हैं? राइट शेयर बोलते हैं। कौन सा शेयर बोलते हैं? राइट शेयर। फिर से सुनिएगा, पूछा जाएगा, राइट शेयर किसको जारी किया जाता है? राइट शेयर एक कंपनी द्वारा अपने ही एम्प्लॉय को जारी किया जाता है। किसके बदले में? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, बौद्धिक संपदा के अधिकार के बदले में। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बदले में हर कंपनी को अपने ही एम्प्लॉय को शेयर जारी करना पड़ता है। फिर से सुनिएगा, हर कंपनी अपने ही एम्प्लॉय को शेयर जारी करती है। तो अगर कोई कंपनी अपने एम्प्लॉय को शेयर जारी करती है, तो शेयर को क्या बोलते हैं? राइट शेयर। क्या बोलते हैं? राइट शेयर। या एक कंपनी अपने पुराने शेयर होल्डर को अगर शेयर देती है, तो उसको बोनस शेयर बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। एक कंपनी में इशू द शेयर, एक कंपनी अपना शेयर कैसे कैसे बेच सकती है? तो ध्यान दीजिए, अभी बताया ना, प्राइवेट प्लेसमेंट कर सकती है, पब्लिक भी बेच सकती है, कंसिडरेशन अदर देन कैश भी पढ़े हैं, तो ऑल ऑफ दीज तीनों तरीके से शेयर बेच सकती है कंपनी कि प्राइवेट आदमी को भी बेच सकती है, जनता को बेच सकती है। दोनों समझ में आता है? प्राइवेट और पब्लिक, प्राइवेट प्लेसमेंट और पब्लिक प्लेसमेंट समझ में आ रहा है? ये वही हाल है कि अगर कंपनी को जनता से पैसा लेना है, तो पूरा देश से पैसा लेना है, तो पब्लिक कर देगा। और किसी गिने चुने लोगों से पैसा लेना है, तो काहे पब्लिक करेगा? उसी आदमी के पास जाएगा, पैसा उठा लेगा। बात समझ में आया? कोई दिक्कत है? दो तरह से शादियाँ होती है, एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। पब्लिक मतलब सीता का स्वयंवर पब्लिक था, कि भैया जिसमें ताकत है धनुष तोड़ो और आ जाओ। सुंदर लड़की बैठी है जिसका ताकत है, तोड़ो धनुष और शादी करके ले जाओ। अब उसमें राजा कैसा हो, देखने में अच्छा हो खराब हो, उससे कोई मतलब नहीं है, ये देखा जाता था कौन ताकतवर है। बात समझ गए? तो इसका मतलब है उसको क्या बोलते हैं? पब्लिक। कोई भी आके खरीद लेगा। अब प्राइवेट में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति को हम ऑफ़र करते हैं कि अगर आप खरीदोगे तो मैं बेच दूंगा। अब दूसरे को हम ऑफ़र नहीं किए। बताइए, अगर हम किसी लड़के को देखने गए और उसके पापा मना कर रहे हैं, लेकिन वहीं बगल में उनके दोस्त बैठे हैं, बोले मेरा बेटा भी है, तो क्या हम ज़रूरी है कि उनके बेटे को ऑफ़र देंगे? नहीं, हम बोले सर आपके बेटे को ऑफ़र हम नहीं दे रहे हैं, इनके बेटे को ऑफ़र दे रहे हैं। इसका मतलब है यहाँ पे पब्लिक प्लेसमेंट है कि प्राइवेट है? ये प्राइवेट ऑफ़र है, हम इनको सिर्फ ऑफ़र दिए, आपको नहीं दिए। आप क्यों एक्सेप्ट कर रहे भैया? आपका बात हम सुनेंगे नहीं। इसका मतलब है कि अगर प्राइवेट प्लेसमेंट होगा तो किसी एक व्यक्ति को देंगे कि सर आप ले लो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और अगर नहीं लेता है, मान लो ये प्राइवेट लोगों से मिले, बड़े बड़े लोगों से, नहीं कोई पैसा देने को तैयार है, तब क्या करेंगे? बेचेंगे पब्लिक में, जनता से पैसा लाएंगे। तो ये तीन तरीके हो सकते हैं, या तो आप प्राइवेट में बेच सकते हैं शेयर को, या तो पब्लिक में बेच सकते हैं, या तो कंसेशन अदर देन कैश के जगह पे बेच सकते हैं अपने शेयर्स को। कोई दिक्कत है? तो यहाँ तक हम लोगों का 40 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, और अगले क्लास में फिर हम लोग 40 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट करते चले जाएंगे। अगर इसका 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं तो मैक्सिमम आपका कमांड बन जाएगा, और फॉर फीचर वगैरह सबसे हम लोग लेंगे। और कोशिश चूँकि MCQ क्वेश्चन रहेगा, तो हम लोगों का प्रयास ये रहेगा कि MCQ ज़्यादा से ज़्यादा करवाया जाए। और इसके लिए थोड़ा सा आप लोग भी अगर समय मिलता है, और समय ही है अभी आपके पास, तो बैठ के जो चैप्टर शुरू हुआ है इशू ऑफ शेयर, इसका थ्योरी थोड़ा स्टडी कर लीजिएगा। हर टॉपिक को स्टडी कर लीजिए। जैसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो मान लीजिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इशू ऑफ शेयर एट पार का, एक क्वेश्चन बना लिए, एट प्रीमियम देख लिए, कंसिडरेशन अदर देन कैश देख लिए, ओवर सब्सक्रिप्शन देख लिए, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर देख लिए। ये सब पढ़िएगा ना तो डायरेक्ट समझ में आएगा MCQ। और नहीं पढ़े रहेगा, भूल जाएगा तो दिक्कत है, क्योंकि पहले था 4-5 पेपर पढ़ना था। अभी तो अगर डोमेन की बात करें तो एक ही सब्जेक्ट अकाउंट्स है। अब आपको BST का टेंशन नहीं है, इकोनॉमिक्स का टेंशन नहीं है, मैथ्स का टेंशन नहीं है। भले जनरल यहाँ जनरल पेपर आ गया और लैंग्वेज पेपर आ गया, वो अलग चीज़ है, लेकिन आप अकाउंट्स में एक चैप्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। इसका हर टॉपिक को पढ़ के आइए। जैसे फॉर फीचर क्या होता है, उसका एंट्री क्या होता है, तब ना समझ पाएगा। वैसे हम यहाँ बताएंगे फॉर फीचर और क्या एंट्री, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन आप बना के आएंगे तो जल्दी समझ पाएंगे, ज़्यादा कमांड आपका होगा। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि पूरे थ्योरी को, इसका जो थ्योरी है, जैसे फॉर फीचर का एंट्री हो गया आपका, फॉर फीचर का 1-2 क्वेश्चन हो गया, वो आपको न्यूमेरिकली बनाना होगा।
अगर नहीं बनाएंगे तो मेरी बात को नहीं समझ पाएंगे। यहाँ न्यूमेरिकल क्वेश्चन देंगे आप फॉरफीचर से रिलेटेड, आपको बना के दिखाना होगा कि कितना अमाउंट कैपिटल रिजर्व में जाएगा और कौन डेबिट होगा और कौन क्रेडिट होगा। इसलिए आपको कमांड रखना है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड हाई रहेगा इसका, झारखंड बोर्ड ना समझें आप।